भूमिका ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार वापस से स्वागत है। हम ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 का अध्ययन कर रहे थे जिसमें प्राइमरी एक्टिविटीज था। आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। हम प्राथमिक गतिविधियों में देखो कृषि, पशुपालन और खनन संबंधी गतिविधि पढ़ेंगे। आज हम स्थानांतरित कृषि पढ़ चुके, इसके बाद में हम गहन निर्वाह कृषि पढ़ रहे थे और गहन निर्वाह कृषि को दो भागों में हम लोगों ने डिवाइड किया था, जिसके बारे में डिटेल में अपन बात करेंगे। एक बार मैं व्याख्यान कर देता हूं कि गहन निर्वाह कृषि में होता क्या है कि हम कम एरिया में, यानी कम जो हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए हम उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का, रासायनिक खाद्य पदार्थों का और तकनीकी का यूज करते हैं। तो गहन निर्वाह कृषि को हमने इस अध्याय में आपके पाठ्य पुस्तक के प्रकरण के अनुसार इस अध्याय में इसको इस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है जैसे स्मार्ट बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। गहन निर्वाह कृषि दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है तो इसको आप नोट्स फॉर्म में लिख लीजिएगा। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पेडी एग्रीकल्चर, इसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे। तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में आप लोग देख रहे होंगे इस प्रकार के एग्रीकल्चर में जो चावल है वह मुख्य फसल होती है। यानी होगा क्या, किसी एरिया में कोई भी एक्स एरिया होगा, इस क्षेत्र में या फिर इस खेत में चावल मुख्य प्रधान कृषि के रूप में बोई जाती है। परिभाषा सेम रहेगी बच्चों की गहन निर्वाह कृषि एरिया यही रहेगा और इसमें ज्यादा उत्पादन प्राप्त करना है, लेकिन यहाँ पर मुख्य फसल क्या रहेगी तो राइस यानी चावल मुख्य फसल के रूप में रहेगी। क्लियर बच्चों। अब आगे चलेंगे, दूसरा प्रकार आता है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पेडी। तो ये दूसरे प्रकार की है, यानी इस प्रकार के एग्रीकल्चर में चावल के अलावा अन्य प्रकार की फसल की किस्मों को शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां हर जगह पर एक जैसी नहीं होती है। आपको पिछले वीडियो में बताया था कि चावल के उत्पादन के लिए उपयुक्त जलवायु और अच्छी वर्षा यानी 100 से 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, तो वो हर जगह अवेलेबल नहीं होती है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम गेहूं का उत्पादन कर लेंगे, बाजरा का कर लेंगे, मक्का का कर लेंगे, अन्य प्रकार की फसलों का उत्पादन हम कर लेते हैं। सेम परिभाषा रहेगी इसमें। चावल रहित गहन निर्वाह कृषि में हम चावल के अलावा अन्य प्रकार की फसलों का उत्पादन करेंगे और ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने का इसमें प्रयास करेंगे, जैसे कि मैंने पहले इस गहन निर्वाह कृषि का मतलब आपको समझाया ही था। तो अब आगे चलेंगे बच्चों। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि मतलब समझ लेंगे, इस प्रकार की कृषि में चावल यानी धान का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। एक बात क्लियर है जो मैंने अभी लेक्चर में बताया था। इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में खेत का आकार छोटा रह जाता है। तो ये एक समस्या भी है कि जहां पर जनसंख्या ज्यादा है वहां पर खेतों का जो आकार है वो कैसा रह जाता है, छोटा रह जाता है। तो ऐसे तो होगा ही होगा। खेतों का आकार छोटा होने की वजह से प्रति कृषक उत्पादन भी कम होता है, तो ये भी होगा। भाई खेत कम है तो जो उत्पादन है, जमीन कम है तो वो किसानों की कंपैरेटिवली कम उत्पादन हमें देखने को मिलता है। तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, प्रति कृषि उत्पादन क्या होता है, कम होता है। फिर आगे चलेंगे। चावल रहित गहन निर्वाह कृषि है जिसमें चावल मुख्य फसल नहीं है लेकिन फसल का अन्य फसलों का उत्पादन किया जाएगा। तो पढ़ लेते हैं। इस प्रकार की कृषि में चावल के स्थान पर अन्य फसलों का उत्पादन को प्राथमिकता दी जाती है। तो चावल के अलावा अन्य प्रकार की फसलें, क्योंकि हमारे पास भौगोलिक दशाएं उपयुक्त नहीं होती है हर जगह, इस वजह से अन्य प्रकार के उत्पादन को प्राथमिकता देंगे हम। क्योंकि मानसून एशिया के अनेक भागों में उच्चावच जलवायु, मृदा तथा अन्य भौगोलिक कारकों की भिन्नता के कारण धान यानी चावल की फसल उगाना संभव नहीं होता। क्लियर है। देखो क्या क्या कारण हो जाता है, तो एक तो जलवायु, अच्छा इससे पहले उच्चावच यानी जो धरातल है वो समान नहीं होगा, तो भी ये एक समस्या हो जाती है कि हमारा जो उत्पादन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। तो उच्चावच वाली कंडीशन हो सकती है। हो सकता है कि वहां की जलवायु सुटेबल ना हो सकता है कि वहां की मृदा चावल की फसल के उत्पादन के लिए अनुकूल ना हो, तो हमें अन्य प्रकार की फसलों का उत्पादन करना ही होता है। उसके बाद में इस वजह से उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान में गेहूं, सोयाबीन, जौ, सोरगम जिसको ज्वार कहा जाता है आदि को उगाया जाता है।
तो एग्जाम्पल आपको अंडरलाइन कर लेना चाहिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा बच्चों कि चावल रहित गहन निर्वाह कृषि के प्रमुख एग्जाम्पल बताइए, यानी उदाहरण बताइए। तो आपको यही लिखना है कि अच्छा, क्षेत्र भी पूछ सकता है और एग्जाम्पल भी पूछ सकता है। तो आपको जब एग्जाम्पल पूछे तो आपको लिखना है कि चावल के अलावा गेहूं, सोयाबीन, जौ और सोरगम यानी ज्वार का उत्पादन किया जाता है। कौन से भौगोलिक क्षेत्र है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो भौगोलिक क्षेत्रों में देखो उत्तरी चीन, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया और उत्तरी जापान के क्षेत्रों को शामिल कर रहे हैं। उसके बाद में भारत में कहां पर चावल रहित गहन निर्वाह कृषि की जाती है, तो भारत में सिंधु गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग, क्लियर है। सिंधु गंगा मैदान का मतलब क्या, जो गंगा नदी का जो पश्चिमी एरिया, यानी हम ऐसे कह सकते हैं हमारे राजस्थान वाला एरिया है, उसकी बात कर रहे हैं। तो पश्चिमी भाग में गेहूं और दक्षिण पश्चिमी मरुस्थलीय अर्धशुष्क भाग में ज्वार बाजरा प्रमुख रूप से उगाया जाता है। तो इसको भी बेटा डबल स्टार कर लेंगे अपन, क्लियर। अब आगे चलते हैं हम। अब देखो बच्चों, हमने तीन प्रकार से प्राइमरी एक्टिविटी को तीन प्रकार से बांट दिया था, जिसमें हमने एक बार तो पढ़ लिया है पशुपालन, ठीक है। उसके बाद में हमने एग्रीकल्चर पढ़ा, तो एग्रीकल्चर को तीन भागों में डिवाइड कर दिया था, जिसमें हमने स्थानांतरित कृषि पढ़ लिया, उसके बाद में गहन निर्वाह कृषि पढ़ लिया, और अब हमारा जो तीसरा प्रकरण है वो व्यापारिक कृषि है, यानी कॉमर्शियल एग्रीकल्चर की बात करेंगे। पहले के लेक्चर में मैंने स्पष्ट कर दिया था कि कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में होगा क्या, हम फसलों का उत्पादन करेंगे लाभ कमाने के उद्देश्य से, उदर पूर्ति के उद्देश्य या पेट भरने के उद्देश्य से नहीं उत्पादन कर रहे हैं। हम किस लिए उत्पादन कर रहे हैं, ताकि उदर पूर्ति तो हो, वो एक चीज हो गई, उसके अलावा हम लाभ प्राप्त कर सके, क्लियर। तो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे हम। व्यापारिक कृषि का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है, क्लियर, जो निम्न प्रकार से हो सकती है। तो व्यापारिक एग्रीकल्चर को अपन निम्न प्रकार से अपन बांट सकते हैं। तो देखो, इसमें जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो है रोपण कृषि का, यानी प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो देखो बच्चों, रोपण कृषि होती क्या है, तो मैं बता देता हूं। इसमें पौध की साख तैयार करेंगे, देन खेत के अलग अलग भाग में हम एक इक्वल डिस्टेंस पे जाकर हम फसल को रोपने का काम करते हैं। बेटाओ समझ गए, एक खेत होगा, पौधे की साख पहले ही तैयार कर लेंगे, फिर इक्वल स्थान पर जाकर जब साख को अपन ऐसे चोबेंगे या फिर रोपेंगे, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, रोपण एग्रीकल्चर पड़ गया। तो एक मिनट बताओ, देखो इसके अंदर पौध की साख तैयार की जाती है, एक चीज क्लियर है। पौध की साख का मतलब बीज से हम छोटे छोटे पौधे बनाएंगे, देन अब वो पौधे जैसे जैसे बड़े होंगे उससे पहले ही उनको जमीन में एक निश्चित स्थान पर अपन इसको रोपते जाते हैं, इस वजह से इसको रोपण एग्रीकल्चर कह रहे हैं। उसके बाद में क्या होगा, पौध की साख तैयार कर भूमि की निश्चित दूरी पर उन्हें रोपा जाता है और अन्य और फसल तैयार की जाती है। उदाहरण के लिए कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए, तो देखो चाय हो गया है, कॉफी हो गया है, कोको हो गया है, रबड़, कपास, गन्ना, केला, अनानास, ये सब किस प्रकार के एग्रीकल्चर के उदाहरण हैं, तो ये रोपण एग्रीकल्चर और कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के एग्जाम्पल है बच्चों। तो ये आपको नोट्स फॉर्म में लिख लेना चाहिए। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि व्यापारिक फसलों के उदाहरण दीजिए, तो आपको ये उदाहरण लिखने हैं जिनको हम बेच के मुनाफा कमाते हैं। देखो, व्यापारिक फसलों का एक और हम एक तरह से पहचान कर पाएंगे कि इसको हम उदरपूर्ति के लिए कंज्यूम नहीं कर पाते। जैसे एग्जाम्पल के लिए, चाय से हम पेट नहीं भर पाते हैं, लेकिन चाय को बेचकर हम एक बड़ा मुनाफा कमा लेते हैं। इस वजह से ये क्या है, व्यापारिक एग्रीकल्चर है। इसी तरह से तमाम एग्जाम्पल में हम रोज इनको कंज्यूम हम खा नहीं सकते हैं, हम अपना पेट नहीं भर सकते हैं, लेकिन इनको हम बेचकर मार्केट में बढ़िया मुनाफा कमा लेते हैं, जैसे कॉफी, कोको, और ये सारे एग्जाम्पल इसी तरह के। अच्छा, कपास को तो हम खा भी नहीं सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर का एक भाग है और इससे बड़ा मुनाफा होता है। कपास से हम कपड़े तैयार करते हैं, तो एक बड़ा मुनाफा हम इससे कमा लेते हैं। फिर आगे चलेंगे बच्चों, इस प्रकार की कृषि की विशेषता भी देख लेते हैं। इस प्रकार की कृषि में खेतों यानी जोत का आकार बड़ा होता है, क्लियर, व्यापारिक एग्रीकल्चर में। इसमें अत्यधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन,
वैज्ञानिक तकनीकी और वैज्ञानिक तरीकों के माध्यम से कृषि उत्पादन किया जाता है। तो देखो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है तो पैसा तो निवेश करना ही पड़ेगा और अच्छी किस्म के गुणवत्ता वाले बीज और वैज्ञानिक तकनीकी को अपनाना ही पड़ेगा, तभी तो हम फसलों का उत्पादन कर पाएंगे और बड़ी मात्रा में उत्पादन करने के पश्चात उसको बेच पाएंगे। तो ये इसकी विशेषता हो जाएगी। फिर आगे चलेंगे, रोपण कृषि के वैश्विक क्षेत्र और कौन कौन सी फसलें हैं इसको पढ़ेंगे। या आपके पाठ्य पुस्तक में ऐसा कैसा दिया गया है, इसमें से एग्जाम्पल पूछा जाएगा बच्चों 110%। इसमें से हर साल एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो अपन देख लेते हैं एक बार। देखिए बच्चों, यहां है देश और नियंत्रणकर्ता, जो देश है उनकी बात की जा रही है। ये क्या है, नियंत्रण करता राष्ट्र, यानी ऐसे राष्ट्र जिन्होंने दूसरे क्षेत्रों पर आधिपत्य या नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां पर वो एग्रीकल्चर करवा रहे हैं और एक मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। तो देखो कौन कौन से देश है, तो क्रम से लिखे हुए हैं। तो ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ने इधर भारत और श्रीलंका के क्षेत्रों पर नियंत्रण या आधिपत्य स्थापित किया। देन इन क्षेत्रों से इन्होंने चाय के बागानों के माध्यम से लाभ कमाया। वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं, देश है ब्रिटेन, ब्रिटेन ने भारत और श्रीलंका पर आधिपत्य या नियंत्रण स्थापित किया या अपना उपनिवेश बनाया। उसके पश्चात भारत और श्रीलंका के क्षेत्रों में चाय के बाग लगाकर व्यापारिक फसलों का उत्पादन इन्होंने किया। उसके बाद में ब्रिटेन दूसरे एक और देश जिसे मलेशिया हो गया, भारत के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में, सॉरी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में जैसे मलेशिया है, तो मलेशिया में ब्रिटेन ने रबड़, गन्ना और केले का उत्पादन किया और एक बड़ा मुनाफा कमाया। इसी तरह से अन्य राष्ट्र जिनके एग्जाम्पल आप लोगों को पूछा जाएगा, आप लोग अंडरलाइन कर लेना बेटा, एग्जाम्पल 110% आता है। जैसे स्पेन और यूएसए के द्वारा किन क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया, तो दक्षिण पश्चिमी एशिया और फिलीपाइंस द्वीप समूह पर इन्होंने नियंत्रण स्थापित किया और किस फसल का उत्पादन किया, तो नारियल और गन्ने का उत्पादन किया। उसके बाद में हॉलैंड की बात करेंगे, तो हॉलैंड ने इंडोनेशिया पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और गन्ने की खेती पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। और ये आप लोगों से पूछा जाएगा, इसको डबल मार्क कर लेना कि हॉलैंड एक दशक तक किस देश पर नियंत्रण स्थापित करके गन्ने का एकाधिकार, किस देश पर नियंत्रण स्थापित करके गन्ने के उत्पादन पर एकाधिकार रखता है, तो वो इंडोनेशिया है। ये पूछा जाएगा आपसे बोर्ड एग्जाम में या फिर हाफ ईयरली एग्जाम। अब फ्रांस की बात कर लेंगे, तो फ्रांस ने पश्चिमी अफ्रीका के क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया और यहां से कोकोआ और कॉफी के उत्पादन का कार्य इसने किया। कोकोआ से चॉकलेट बनाई जाती है और कॉफी आप लोग पीते ही हैं। तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट्स फॉर्म में वीडियो को पॉज करके आप नोट्स फॉर्म में लिख लें, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटाओ। क्लियर, आगे चलेंगे। अब हम पढ़ेंगे विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। अब ये दूसरे प्रकार का हमारा जो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है वो है, ठीक है। देखो इससे पहले हमने रोपण कृषि पढ़ लिया था, रोपण कृषि की विशेषताएं कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में हमने ये रोपण कृषि पढ़ लिया था, फिर इसकी हमने विशेषताएं पढ़ ली, फिर इसके वैश्विक क्षेत्र पढ़ लिए और ये पढ़ लिया कि किस देश ने किस देश पर नियंत्रण स्थापित करके इन व्यापारिक कृषि उत्पादन के कार्यों को अंजाम दिया। उसके बाद में हम विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि, जो हमारा कॉमर्शियल एग्रीकल्चर का दूसरा प्रकरण है, उसको पढ़ेंगे। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि यानी ऐसा अनाज कृषि जो बड़े स्तर पे किया जा रहा है, यानी ऐसा एग्रीकल्चर जिसमें अनाज को शामिल कर रहे हैं और अनाज का व्यापक रूप में उत्पादन किया जा रहा है और उसको बेचकर मुनाफा कमाया जा रहा है। तो पढ़ते हैं, अंग्रेजी में इसे कहेंगे हम एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। क्षेत्र कौन से हो गए, तो मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो देखो बच्चों, मध्य अक्षांशों की बात कर लेंगे हम लोग। मध्य अक्षांशों का मतलब हो गया, ये हमारा जो वैश्विक एरिया है, ये जो एरिया विश्व के मानचित्र में आप लोगों को इस तरह से दिखाई दे रहा है,
इस तरह से करके ये भारत वाला हिस्सा हो गया और ये करके। तो इसमें ये 0 डिग्री अक्षांश है, तो 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। ये वाले जो हिस्सा की बात की जा रही है इनको मध्य अक्षांश के रूप में जानते हैं अपन। इनको किस अक्षांश के रूप में जानेंगे? ये मध्य अक्षांश वाले एरिया है। या फिर ग्लोब पर देख लेंगे, ये इस तरह से डिवाइड कर देंगे, इसमें ये मध्य अक्षांश वाले एरिया आ गए, तो इसकी बात की जा रही है। तो इस प्रकार की कृषि में खेतों का जोत आकार बहुत बड़ा होता है। अच्छा, ये आगे चले गया है। हाँ, व्यापारिक कृषि जिसमें हमारा हाँ, इस प्रकार की कृषि विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि में मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है, जो मैंने अभी आपको बताया था। इस प्रकार की कृषि में क्या होगा? मुख्यतः इस प्रकार की कृषि में गेहूं का उत्पादन किया जाता है बेटाओ। किस फसल का उत्पादन किया जाएगा? गेहूं का, क्योंकि गेहूं है ना, गेहूं का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है ना। और दूसरी हमारी जो खाद्यान्न फसल है जिसका सबसे ज्यादा हम कंज्यूम करते हैं या सबसे ज्यादा खाते हैं वो गेहूं है, चावल के बाद में गेहूं। अन्य उत्पाद में मक्का, जो राई और जई शामिल है। ठीक है, विशेषता इस प्रकार के कृषि के अंतर्गत खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। इस देखो, खेतों का आकार बड़ा होगा क्योंकि नाम से स्पष्ट हो रहा है विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि, यानी बड़े क्षेत्र में हम कॉमर्शियल एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो खेत का आकार तो बड़ा होगा ही। फिर खेत जोतने से लेकर फसल काटने तक के सभी कार्य कृषि यंत्रों यानी मशीनों के माध्यम से किए जाते हैं। तो बड़ा एरिया है तो उत्पादन में मनुष्य कब तक कार्य करता रहेगा, इसलिए बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से एक पूरे क्षेत्र में मशीनों के माध्यम से ही सारा जो कृषि संबंधी जो कार्य है, चाहे से बुआई हो गया, चाहे से कटाई हो गया, या फिर जो उत्पादन है उसको इकट्ठा करना हो गया, ये सारा कार्य मशीनों या फिर यंत्रों के माध्यम से ही किया जाता है। तो ये पढ़ लिया है हमने विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। अब आगे बढ़ेंगे, वैश्विक क्षेत्र की बात करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जाता है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रख लेंगे बेटाओ। देखो, वैश्विक क्षेत्र विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि के कौन कौन से हो गए? तो यूरेशिया के स्टेपीज क्षेत्र की बात की जा रही है बेटाओ। तो यूरेशिया का मतलब क्या हो गया है? देखो, यूरोप और एशिया की जो भाग है उसको अपन क्या बोलते हैं? यूरेशिया, यूरेशिया। तो ये वाले क्षेत्र। फिर उत्तरी अमेरिका के पेरीज यानी नॉर्थ अमेरिका के पेरीज वाले क्षेत्रों की बात की जा रही है। ठीक है, उसके बाद में अर्जेंटीना के पंपास। तो अर्जेंटीना कहाँ है? तो ये वाला जो भाग है दक्षिण अमेरिका में, तो अर्जेंटीना के पंपास। दक्षिण अफ्रीका के वेल्स वाले जो क्षेत्र है इनकी बात की जा रही है। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के डाउन क्षेत्र की बात की जा रही है, तो ये वाला एरिया हो गया। न्यूजीलैंड के कैटनबरी की बात की जा रही है, तो ये वाला हिस्सा हो गया है। तो ये इसके वैश्विक क्षेत्र है। विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि के वैश्विक क्षेत्रों को हमें याद करना है। आप लोगों से 2 नंबर का या अति लघुत्रात्मक जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, या फिर सुमेलित करो, इस तरह के कोई क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। इस वजह से इसको याद करना बहुत आवश्यक है। आप लोग स्मार्ट बोर्ड पे एक बार देख भी लें और याद भी कर लें, और इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, आप नोट्स फॉर्म में इसको लिख भी सकते हैं। क्लियर? अब हम चलते हैं, मिश्रित कृषि की बात कर रहे हैं। ये तीसरे प्रकार की कृषि है बेटाओ। क्लियर? कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के अंतर्गत मिश्रित कृषि जो तीसरे प्रकार का एग्रीकल्चर है, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है। मिश्रित कृषि में क्या होगा? मिश्रित कृषि के अंतर्गत हम पशुपालन और एग्रीकल्चर दोनों को शामिल कर लेते हैं, और ऐसा होता भी है सामान्यतः। क्या होगा? जहां कृषि होगी वहां सामान्यतः पशुपालन भी होगा। वहां सामान्यतः क्या होगा? पशुपालन भी होगा बेटाओ। पशुपालन आप लोगों ने गांव में देखा होगा, जिन किसानों के यहाँ पर खेती-बाड़ी होती है, गांव में जो किसान हैं जिनके यहाँ पर खेती-बाड़ी होती है, तो उनके यहाँ पर 5-7 पशु भी बंधे हुए रहते हैं, चाहे से गाय हो, चाहे से भैंस हो, या फिर चाहे से बकरी हो, इस तरह से होता है।
तो कृषि उत्पादन का जो बचा हुआ जो अवशेष है उसको पशुओं को खिला दिया जाता है, यानी यानी उसमें से उत्पादन को अलग कर लिया जाता है और जो चारा रह जाता है वो पशुओं के लिए अवेलेबल करवा दिया जाता है। तो इसको ही कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में शामिल कर लिया है। क्या क्या है? ऐसा क्षेत्र जहां पर या ऐसी गतिविधि जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों शामिल कर लिया। अब इसको किस प्रकार का एग्रीकल्चर कहेंगे? तो इसको मिश्रित एग्रीकल्चर के रूप में हम जानेंगे बेटाओ। अब पढ़ते हैं इसको डिटेल में। परिभाषा: इस प्रकार की कृषि में कृषि उत्पादन फसलें उगाने के साथ साथ पशुपालन को भी शामिल किया जाता है। प्रचलन: मिश्रित कृषि का प्रचलन मुख्य रूप से विश्व के विकसित देशों में देखने को मिलता है। अंडरलाइन कर लेना और इसको स्टार कर लेना बेटाओ। मिश्रित एग्रीकल्चर मुख्यतः कहां पर किया जाता है? तो विश्व के विकसित देशों में, यानी यूरोप और अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिल जाएगा। फिर प्रमुख कृषि उत्पादन कौन कौन से होते हैं इसमें मिश्रित कृषि के अंतर्गत? तो देखो, गेहूं, जौ, राई, जई, मक्का और चारा फसलें। कौन से प्रमुख पशुओं को पाला जाता है? तो मवेशी हो गया है ना, जिसमें मवेशी हो गया है, गाय बैल अलग है इसमें, है ना, भेड़ मवेशी में शामिल कर सकते हैं हम। सुअर हो गया है और कुक्कुट पालन हो गया है। क्लियर? तो इसको नोट कर लेना। मवेशी, गाय बैल को मवेशी नहीं कहते, ये गलत टाइप हो गया है। मवेशी का मतलब भेड़ बकरी वाला जो पशुधन होता है उसकी बात की जा रही है, गाय बैल अलग हो गया है। तो इसको जान लिया है। अब आगे चलेंगे। मिश्रित एग्रीकल्चर के वैश्विक क्षेत्र को अपन पाठ्य पुस्तक में दिए हुए मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। देखो, वैश्विक क्षेत्र में उत्तर पश्चिमी यूरोप आप लोगों को दिखाई दे रहा है बेटाओ। उत्तर पश्चिमी यूरोप का मतलब क्या हो गया है? ये वाला एरिया हो गया है। ये हो गया हमारा नॉर्थ और ये हो गया हमारा वेस्ट, यानी उत्तर पश्चिमी। तो उत्तर पश्चिम का यूरोप, यानी ये वाला जो भाग है उसकी बात की जा रही है। फिर उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग, तो ये वाले भाग हो गए हैं। फिर यूरेशिया महाद्वीप के समशीतोष्ण अक्षांश वाले क्षेत्र, तो देखो यूरेशिया महाद्वीप की बात हो गई, यानी यूरोप और एशिया के समशीतोष्ण कटिबंधीय जो भाग है उसकी बात की जा रही है। तो ये हमारे मिक्स्ड एग्रीकल्चर के स्थान है, नोट कर लेंगे बेटाओ। फिर आगे चलते हैं। अब हम व्यापारिक कृषि के अंतर्गत ये चौथे प्रकार का एग्रीकल्चर है जिसको डेयरी कृषि के रूप में जानते हैं। बहुत ही प्रचलन में आ रहा है ये आजकल, और ये इसका जो शुरुआत किया है ये यूरोपीय देशों के द्वारा किया गया था। इसको भी एग्रीकल्चर के रूप में ही हम पढ़ते हैं। क्या होता है? परिभाषा के रूप में देखेंगे, डेयरी कृषि के अंतर्गत दुधारू पशुओं के पालन पोषण को शामिल किया जाता है, यानी ऐसे पशुधन जिनसे हमें दूध प्राप्त होता है उनको पाला जाता है तथा उन पशुओं से प्राप्त दूध और उससे संबंधित उत्पादों को बेचकर एक बड़ा मुनाफा यानी लाभ कमाया जाता है। अब डेयरी कृषि की विशेषताएं क्या क्या है तो इसको जान लेंगे। इस कृषि में पशुधन के स्वास्थ्य और प्रजनन को बहुत महत्व दिया जाता है। ठीक है। दूसरी बात, डेयरी फार्म मुख्य रूप से शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों के पास बनाए जाते हैं क्योंकि ये दूध के बड़े बाजार होते हैं। तो देखो, ये डेयरी कृषि जहां होगी या फिर जहां पर हम दूध का व्यवसाय करेंगे वो सामान्यतः क्या होगा, नगरीय क्षेत्र के करीब ही होना चाहिए। एक ऐसा क्षेत्र जो नगर के करीब और ग्रामीण परिवेश का हो, जहां पर पशुओं को इजीली हम पाल सके, उनसे प्राप्त उत्पाद को जल्दी मार्केट में ले जाना होता है हमें। इस वजह से इस प्रकार का जो एग्रीकल्चर है वो औद्योगिक क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों के पास स्थापित किया जाता है। उसके बाद में इसमें उच्च प्रबंधन, आधुनिक तकनीक और प्रशीतकों यानी रेफ्रिजरेटर सिस्टम और पशु चिकित्सा पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। क्लियर है? होगा क्या, हम पशुओं को पालेंगे तो इसके लिए उच्च प्रबंधन की आवश्यकता, यानी चारा, पानी और उनके लिए अनुकूल जलवायु की व्यवस्था वाली बात भी शामिल हो जाती है। तो ये चीज हो गया। फिर आधुनिक तकनीक होनी चाहिए, यानी बहुत सारे पशु है तो हम एक या दो लेबर मिलकर दूध निकालने से रहे तो हम यंत्रों के माध्यम से दूध निकालते हैं, तो आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। फिर क्या होगा, फिर हम दूध को कहां रखेंगे, रेफ्रिजरेटरों में रखेंगे ताकि दूध को लंबे समय तक हम सुरक्षित रखें, खराब होने से बचा सके। तो ये हो गया है। उसके बाद में पशु चिकित्सा पर भी विशेष जोर दिया जाता है बताओ, क्योंकि पशुओं का हेल्थ होगा तो ही हम क्या करेंगे, हम पशु अच्छे होंगे, अच्छी गुणवत्ता वाले होंगे, उनका चिकित्सा स्तर अच्छा होगा तो हम उनसे ज्यादा जो दूध का जो उत्पादन है वो प्राप्त कर पाएंगे। फिर आगे देखते हैं, डेयरी कृषि में कौन कौन से प्रमुख पशु है तो गाय, भैंस, बकरी और ऊंट मुख्य रूप से।
क्लियर। उसके बाद में वैश्विक क्षेत्र की बात करेंगे तो वाणिज्यिक डेयरी कृषि के 3 प्रमुख वैश्विक क्षेत्र है। उत्तर पश्चिमी यूरोप की बात कर ली है अपन ने, ठीक है, कनाडा की बात कर ली है और न्यूजीलैंड और दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया वाले क्षेत्रों की बात कर ली है। अब अगर आप विश्व के मानचित्र में देखना चाहें तो अपन ऐसे देख भी सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये विश्व का जो मैप है, या आप लोगों को बेटा जैसे मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ वैसे अब आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं। आपको पता होना चाहिए कि भारत की लोकेशन क्या है, आपको पता होना चाहिए यूरोप की लोकेशन क्या है, आपको पता होना चाहिए अमेरिका की लोकेशन क्या है। तो वैश्विक क्षेत्र को अपन इसमें लोकेट कर लेंगे इस मानचित्र में। तो देखो उत्तर पश्चिमी यूरोप की बात की जा रही है, तो जैसा कि अपने उस पहले वाले जो हमारे मानचित्र है उसमें भी देखा था, उत्तर पश्चिमी यूरोप हो गया है। कनाडा की बात कर ली है तो ये हो गया हमारा कनाडा। क्लियर। उसके बाद में उत्तरी अमेरिका का कनाडा हो गया। फिर न्यूजीलैंड की बात की जा रही है तो देखो ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, और ये न्यूजीलैंड एक छोटा सा इधर ऑस्ट्रेलिया से लगता हुआ एक देश है, तो ये न्यूजीलैंड हो गया है। क्लियर है। उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के क्षेत्र, तो दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया यानी दक्षिणी और ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र हो गए, और तस्मानिया भी यहाँ न्यूजीलैंड से के पास में एक छोटा सा राष्ट्र है उसकी बात की जा रही है। तो ये इसके वैश्विक क्षेत्र है। ये आपको मानचित्र में भी दिया गया है, पाठ्य पुस्तक वाला जो मानचित्र है उसमें भी इसको दिया गया है, तो आपको मानचित्र को भी बराबर याद रखना है बेटाओ। ये चैप्टर ज्योग्राफी का मतलब ही मानचित्र के माध्यम से पढ़ना होता है। क्लियर है। तो इसको आप क्योंकि 4 नंबर के जो क्वेश्चन 4 नंबर की जो आपके जो मैप का जो पोर्शन पूछा जाएगा वो इसी विषय वस्तु से पूछा जाएगा, इसलिए आपको पता भी होना चाहिए। अब आगे चलेंगे। डेयरी कृषि, अच्छा हाँ, हमारे 4 व्यापारिक एग्रीकल्चर के प्रकार हो गए हैं। हमने हमने अध्याय अध्याय 4 प्राथमिक गतिविधियों में पार्ट 4 को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने पढ़ लिया है, जिसमें हमने निम्न प्रकार की विषय वस्तु को पढ़ लिया है, जिसमें गहन निर्वाह कृषि में चावल प्रदान, चावल रहित जो हमारा कृषि था वो पढ़ लिया है। उसके बाद में हमने रोपण कृषि पढ़ लिया है। रोपण कृषि को भी हमने ये चावल प्रदान और चावल रहित हो गया। उसके बाद में देखो हमने व्यापारिक फसलों में रोपण कृषि पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने रोपण कृषि के वैश्विक क्षेत्र पढ़ लिए। के बाद में विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि हमने पढ़ लिया। के बाद में इसके वैश्विक क्षेत्र देख लिए थे। के बाद में मिश्रित कृषि यानी मिक्स्ड फार्मिंग हमने पढ़ लिया है। उसके बाद में हमने पाठ्य पुस्तक का जो मैप है उसका अध्ययन कर लिया है। उसके बाद में डेयरी कृषि को हमने पढ़ लिया है, और यहाँ पर हमने डेयरी कृषि में कौन कौन से पशु शामिल किए जाते हैं और वैश्विक कौन से क्षेत्र है वो पढ़ लिए हैं। पार्ट 4 अध्याय नंबर 4 में हमने इतना सब कुछ कवर कर लिया है। अब आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आ रहा है, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। जहां तक मुझे लगता है हमने एक एक कंटेंट को बहुत बारीकी से पढ़ा है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का प्रयास किया है। वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक एंड शेयर करें बच्चों। थैंक यू।